नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसे हमने हाई कोर्ट क्लर्क के लिए एक ओपन मॉक टेस्ट करवाया था, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको लेकर के थोड़ी कन्फ्यूज़न भी है और कुछ क्वेश्चन हमारी गलती से भी थोड़ी सी मिस फ्रेमिंग उनकी हो गई है। तो मैं उनको थोड़ा सा रेक्टिफाई भी कर दूंगा और साथ में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको ये 100 के 100 क्वेश्चन दोबारा रिवाइज़ भी करवा दूंगा। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि देखिए, यहाँ से क्वेश्चन ये तो 100% श्योर है कि रिपीट भी होंगे आपके एग्ज़ाम में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आएंगे भी। दूसरी चीज़, मैंने आपको अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था आपका 21 जून को, वो भी दिखा दिया है कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाई कोर्ट क्लर्क में। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम इसको शुरू करते हैं। उसके बाद मैं आपको जो है वो जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे 50 क्वेश्चन की एक सेट प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर किसी ने वो कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनको कर लीजिएगा, वहाँ से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये अगर ये किसी ने अटैम्प्ट नहीं किया है और अपने लेवल पे अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम से ले लें और अटैम्प्ट कर लें। इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले 10 सवाल आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। जैसा मतलब 2024 का पैटर्न था, लगभग उसी सिमिलर पैटर्न पे ये रखा गया है। तो अंडर द इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए इन फरवरी 2026, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज़ इंडिया एक्सक्लूडेड फ्रॉम टैरिफ कंसेशन। तो इसका जो सही आंसर था आपका वो था डेयरी, शुगर और मिलेट्स। तो इनको जो था वो आपका इसमें नहीं डाला गया था आईटी के अंदर। आपको आइडिया होगा 2000 ये फरवरी के ही मंथ में ये सब काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इसलिए इसकी रिवीजन करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हु रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड। तो नीदरलैंड का जो पहले जो गे मिनिस्टर बने हैं वो हैं आपके प्राइम मिनिस्टर जॉब जेटन। ऑप्शन बी रॉब जेटन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये तो चलो एक फैक्चुअल सी बात है, पर और चीज़ें भी, जैसे कि आपको नॉर्वे की कैपिटल जो है एम्स्टर्डम में है। तो इसकी कैपिटल जो है वो मैंने आपको बता दी कि एम्स्टर्डम में है और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। नॉर्वे जो है वो यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों का मेंबर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि द क्रूफर्ड प्राइज़ 2026 जो है वो किसको मिला है, जिसे नोबेल प्राइज़ बोला जाता है जियो साइंस का। तो देखिए, ये प्राइज़ जो है वो आपका वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया है और इसे देता है आपका स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ये दिया जाता है। तो इसको जो है वो जैसे नोबेल प्राइज़ मिलता है उसके इक्विवेलेंट जियो साइंस में इसको कंसीडर किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है एबल प्राइज़ को, वैसे ही इसको जियो साइंस का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है। तो अपने नोबेल प्राइज़ के बारे में भी थोड़ा कर लेना है। 2025 के प्राइजेज़ हैं वो किसको मिले नोबेल प्राइज़, जैसे पीस प्राइज़ हो गया लिटरेचर में किसको गए हैं, वो सब थोड़ा सा कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जाता है कि विच हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र रिसीव्ड यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन 2025। तो ये जो इनिशिएटिव है ये दरअसल में 2000 में लॉन्च हुआ था और अभी जो ये स्टेटस मिला है ये मिला है आपका आर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल बसाई या बासीन महाराष्ट्र में है, जिसे पुर्तगीज़ या पुर्तगालियों ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था और इसमें आपको पुर्तगीज़ इंडो आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा था कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन स्कीम टू प्रमोट रीजनल ट्रेडिशनल फूड। जैसे उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जाता है कि हेवन वन क्या है जो 2027 में लॉन्च होगा। तो देखिए, ये जो है वो आपका बर्ड का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें जो है वो नासा, रासकॉस्मोस और आपका ईएसए ये सब मिलकर के जो है वो इसको लॉन्च करेंगे 2027 में, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर और ये लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जाता है कि इंडिया और जीसीसी का मतलब है यहाँ पर गल्फ़ कॉरपोरेशन के बारे में है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इनके बीच में। तो इसमें कितनी मेंबर है जीसीसी के अंदर? तो जीसीसी के अंदर जो है वो टोटल 6 मेंबर है, बहरीन, कुवैत, ओमान,
कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये आपका 1981 में बना था 25 में, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें जो है वो कुल 6 मेंबर है, तो 6 मेंबर के साथ ये नेगोशिएशन हुई है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होता है। और इस तरह के मतलब रैंडम से क्वेश्चन आपको 2024 में भी देखने को मिले थे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन करना हमारे लिए ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कि विच कंट्री साइंड अ प्रोटोकॉल टू अमेंड द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन विद इंडिया इन फरवरी 2026। तो इसका उस टाइम में सही जवाब है जापान। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। लगभग भारत में 90 देशों के साथ जो है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन को साइन किया है, उसमें से जापान एक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जाता है कि विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंट ब्रिक्स प्लस एक्सपेंशन डिस्कशन इन 2026। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, सऊदी अरेबिया है। और इसमें शुरू की बात करें तो इसमें जो शुरू में 4 मेंबर थे, जिससे कि इसको ब्रिक बोला जाता था। फिर उसमें इसका एक्सपेंशन होता है 2010 में, जब साउथ अफ्रीका के जोहान्सनबर्ग में एक इसकी कॉन्फ्रेंस जो इसका समिट होता है, वहाँ पर साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन करता है, उसके बाद ब्रिक्स हो जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो देखिए इसमें पूछा हुआ है कि विच कंट्री कंट्रोल्स द मुसद्दम पेनिनसुला, द टिप ऑफ लैंड दैट फॉर्म्स द सदर्न बैंक ऑफ द स्ट्रेट। देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट काफ़ी चर्चा में रही है, तो इसलिए इस तरह से उसके सराउंडिंग से क्वेश्चन बनना थोड़ा लाजमी महसूस होता है। तो मैंने इसलिए सोचा कि इसको डालना हमारे लिए बेनिफिशियल भी रह सकता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो होगा 10 का ऑप्शन डी, ओमान इसको कंट्रोल करता है। और इसको जो है मतलब जो इसकी जो टोपोग्राफी है उसके कारण इसको नॉर्वे ऑफ मिडल ईस्ट भी बोला जाता है। और एक साइड से मतलब ये और जो ओमान और इराक है ये दोनों मिल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछता है, अब स्टैटिक की तरफ चलेंगे हम। थोड़े से करंट में आपको महसूस हुआ होगा कि थोड़े से क्वेश्चन जो है वो टफ लग रहे होंगे आपको। अब जो स्टैटिक पोर्शन है उस तरफ चलते हैं हम। पहला सवाल आपसे पूछा है कि अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एन इलेक्शन पिटीशन कैन बी फाइल्ड विद इन हाउ मैनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है आपका वो है 45 डेज़। सेक्शन 80 आई थिंक और सेक्शन 80 ऑफ आरपी एक्ट 1951 ये बोलता है कि अगर आपको किसी इलेक्शन में आपत्ति है तो उसका जैसे कि किसी आपको लगता है कि कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुए हैं या उसमें कोई धांधली हुई है, तो आप जो है वो कंसर्न हाई कोर्ट में 45 दिन के अंदर जो है वो पेटिशन फाइल कर सकते हैं। कब? रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद। अगर ये टाइम पीरियड आप क्रॉस कर देते हैं तो इसमें साधारणतः ऐसा होता है कि वो पेटिशन जो है वो खारिज कर देता है हाई कोर्ट, क्योंकि उसके पास फिर कोई ऐसा लॉ या रूल नहीं है जिसके अंडर वो उसे कंसिड्रेशन मिले। तो ये इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है थोड़ा सा इसी पैटर्न पे 2022 का जो हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर क्वेश्चन आया था, इसलिए इसको मैंने डाला था। रेड सी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है और 3 स्टेटमेंटें हैं। ये लैंडलॉक सी है, दूसरा है कि इसमें नो मेजर रिवर ड्रेनिंग इनटू इट। तो देखिए ये थोड़ा सा ना नो मेजर रिवर, और अगला है इट इज़ एसोसिएटेड विद एक्टिव रिफ्टिंग। तो अगर नो मेजर रिवर बोल दिया था मतलब है कि ये समझ लीजिए कि ये स्टेटमेंट एक तरह से एक्सट्रीम हो रही है। जब कोई भी स्टेटमेंट एक्सट्रीम होती है तो उस पर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आपसे बोलता है कि ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, तो ऐसा नहीं है, रेड सी लैंडलॉक्ड नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो आप फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें आप ये पकड़ पा रहे हो इस चीज़ की सदर्न साइड से जो बावल मंदेब स्ट्रेट है और जो एडन की खाड़ी है उसके थ्रू जो है वो ये कनेक्ट करता है आपका इंडियन ओशन से, और दूसरी तरफ जो मेडिटरेनियन सी है वहाँ पर स्वेज कैनाल इसको कनेक्ट करती है भूमध्य सागर से। तो लैंडलॉक तो फिर ये हुआ नहीं, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट गलत होने के कारण जो है वो तीनों में मतलब ऑप्शन की फ्रेमिंग आप देख पा रहे होंगे कि सिर्फ आपको अगर एक चीज़ एलिमिनेट करनी आ गई तो आप आंसर तक पहुंच सकते थे, इसलिए इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन कंट्रीज इज क्रॉस्ड बाय द इक्वेटर। तो इक्वेटर को क्रॉस करती है आपकी इक्वेडोर। ध्यान रखना है इक्वेटर को कौन कौन सी कंट्रीज क्रॉस करती है। इक्वेटर को आपकी क्रॉस करेगी जैसे कि इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील हो गई, ये आपकी साउथ अमेरिका की कंट्री है।
उसके बाद आता है आपका जैसे उसके बाद आपका आएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से साओ टोमो प्रिंसिपी, गेबोन, डीआरसी यानी कांगो गणराज्य। फिर उसके बाद आता है आपका उसके बाद युगांडा आ गया, केनिया, सोमालिया। तो ये कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है जो इक्वेटर पर लाई करती है। उसके बाद जैसे हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहाँ पर आपको मालदीव हो गया, इंडोनेशिया और किरीबाती, ये कंट्रीज़ जो है वो आपकी इक्वेटर पर आती है। अब ऐसा है, पिछली बार तो पूछा था इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी क्लर्क का जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था इक्वेटर पर जो कंट्री लाई करती है उसमें, और केनिया ऑप्शन था उसमें। इस बार भी इसी पैटर्न पे आ सकता है, हो सकता है ये इक्वेटर की बजाय आपसे कैप्रिकॉर्न या फिर जो आपकी कर्क रेखा है उस पर पूछ लें, तो इसमें आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जाता है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट बाय चार्जिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका आर्टिकल 14 का ऑप्शन सी। आर्टिकल 229 जो है वो जो हाई कोर्ट है उसको कहीं ना कहीं जो वो इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है थ्रू जो इसके एक्सपेंसेस होते हैं उनको कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज किया जाता है स्टेट की। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड करवाता है। क्वेश्चन नंबर आपका, बाकी आर्टिकल आपने पढ़ने हैं 2014 के 214 किससे है, 226 किससे रिलेटेड है, 231 किससे। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जाता है कि दलाई लांबा रिसीव्ड अ ग्रेमी अवार्ड फॉर एल्बम मेडिटेशन इन कोलैबोरेशन विद। तो इसका जो सही आंसर है वो है उस्ताद अमजद अली खान, इनके साथ इनका कोलैबोरेशन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रोजर फेडरर जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इनका सही आंसर होगा आपका स्विट्जरलैंड, और ये आपके टेनिस से जुड़े हुए प्लेयर हैं और इन्होंने 20 बार जो है वो ग्रैंड स्लैम भी जीता हुआ है। तो कुछ इनके जो फैक्ट हैं वो आपको मैंने जो आंसर शीट प्रोवाइड करवाई है इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 17 था कि किंगडम ऑफ मगधा वाज सिचुएटेड बिटवीन विच रिवर। तो ये आती है आपकी गंगा और सोन। तो पहले अगर हम जब एंशियंट हिस्ट्री उठाते हैं तो आपको पता है कि उसमें पहले राजगिरी का जिक्र आता है। तो राजगिरी जो थी वो पहले कैपिटल थी इसकी, फिर बाद में जो है पाटलिपुत्र कर दिया गया इसको। उडियन नाम का एक राजा हुआ था जिसने जो पाटलिपुत्र जो है इसकी कैपिटल बनाई मगधा की। तो ये बात ध्यान में रखना है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जो यहाँ पर फर्स्ट डायनेस्टी थी जिसने रूल किया वो थी हर्यक वंश, और अजातशत्रु बिंबिसार के बारे में तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो इसका सही आंसर है आपका गंगा और सोन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा हिस्टोरियन या एक तरह से इकोनॉमिक हिस्टोरियन है जिन्होंने जो है वो जो बेल्ट ऑफ ट्रेन थ्योरी थी उसको सपोर्ट नहीं किया है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लगेगा कि इसमें सभी आ रहे हैं या सभी नहीं है, पर इसमें जो आरसी दत्त हैं इन्होंने अपनी बुक लिखी है खुद, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने स्टैटिस्टिकली ये बताया है कि किस तरह से मतलब चीज़ें जो है वो भारत की जो इकोनॉमी है उसको जो है वो एक तरह से कोलैप्स किया गया है ब्रिटिशर के द्वारा। तो इसमें जो आपका सही आंसर बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन बी, आरसी दत्त। तो इन्होंने जो है वो एक तरह से अपना ही एक अलग स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। पर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपको ऑप्शन आते हैं जैसे कि यूपीएससी या कोई और एग्ज़ाम में, मुझे लग रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है पहले का, वहाँ पर सर सैयद खान एक ऑप्शन में थे। तो ध्यान रखना जब आरसी दत्त और सर सैयद दोनों आ जाएंगे तो उसमें उस समय सर सैयद खान बिल्कुल मतलब उन्होंने इस सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की है, तो वो उस कंडीशन में प्रिवेल कर जाएंगे और वो सही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बाल गंगाधर तिलक किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। इसी तरह का क्वेश्चन आपका 2024 का जो हाई कोर्ट क्लर्क कम प्रूफ रीडर का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी था, और उसका भी वहाँ पर पूछा था कि एनआईसी के अंदर जो है वो कौन कौन से प्रोफेशन से बंदे जो थे उसमें थे लोग। तो उसमें भी ऑल द अबव था, इसमें भी ऑल द अबव है। लॉ, जर्नलिज्म और टीचिंग ये सबसे जुड़े हुए थे। दादरा एवं नागर हवेली बिकम द यूनियन टेरिटरी, ये इसलिए क्वेश्चन डाला है क्योंकि जो लक्षद्वीप से संबंधित एक सवाल 2025-24 में आया था, इसलिए इसको रखा है। और इसका सही आंसर है 20 का आपका ऑप्शन बी, 1961।
क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन डिस्प्यूट्स। तो इलेक्शन डिस्प्यूट से आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कौन सा अच्छा मैंने वो आपका आरपी एक्ट के बारे में बताया था कि कितने दिन के अंदर आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो 329 है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जाता है कि लुब्रिकेंट के तौर पर किसे यूज किया जाता है। तो लुब्रिकेंट के तौर पर जो है वो आपका ग्रेफाइट है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 22 का। लुब्रिकेंट या एक तरह से मॉडरेटर के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पासिस थ्रू कहाँ से गुजरती है, नॉर्थ इंडिया से, सेंट्रल इंडिया से, साउथ इंडिया से या ईस्टर्न इंडिया से। अब यहाँ पर आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपने एक चीज़ ध्यान देनी है यहाँ पर कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपसे पूछा हुआ है और ये गुजरती है बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच से। अगर यहाँ पर सेंट्रल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिया होता तब आप जो है वो क्या मार्क करते कि जो है वो इंडिया उसके नॉर्थ में आता है। तो क्वेश्चन की थोड़ी सी हल्की सी वर्डिंग चेंज होनी थी, पर ऑप्शन भी थोड़े से इसी तरह के मिलते हैं आपको, पर थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदलना था, तो थोड़ा सा अवेयर रहना इन सब चीज़ों से। कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से लिया गया है सिद्धांत, तो ये आपका यूके से लिया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कौन सी रिवर जो है उसे बंगाल का जो बिहार का शोक बोला जाता है। तो मैंने दामोदर और कोसी दोनों डाले थे फंसाने के लिए आपको, क्योंकि दामोदर जो है वो पश्चिम बंगाल की है तो उसे बंगाल का शोक बोला जाता है, पर यहाँ बिहार पूछा है इसलिए कोसी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये पूछता है कि रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत या रूल ऑफ लॉ जो है इंडियन पॉलिटी में इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी रूल ऑफ लॉ का मतलब है सी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का आपका। उसके बाद है आपका विच वाइटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। तो ऑप्शन डी क्योंकि मैंने आपको वाइटामिन के बारे में पहले बहुत कुछ बता के रखा हुआ है तो इसलिए इन सब की एक्सप्लेनेशन की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत होगी। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द HDI इंडेक्स। तो HDI इंडेक्स जो है वो रिलीज़ करता है आपका UNDP, ऑप्शन सी। 29वां सवाल आपसे पूछा जाता है कि कौन सी वूमेन जो है जिसे ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। तो उनका नाम है आपका 29 का ऑप्शन बी अरुणा आसिफ अली। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है कि मिसाइल वूमेन के नाम से किसे जाना जाता है, टेसी थॉमस होगा इसका सही आंसर। HPGK की तरफ आते हैं। HPGK में पहला सवाल ये पूछा था आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्लोज थ्रू अ कोल्ड डेजर्ट रीजन फॉर द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच। तो इसका कोल्ड डेजर्ट से, तो इसका जो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी स्पीति। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सतलुज मार्क मत कर देना। आपसे पूछा क्या है कि कोल्ड डेजर्ट रीजन से, तो कोल्ड डेजर्ट से सिर्फ एक ही नदी निकलती है, आपको पता है कि स्पीति है। नेक्स्ट जो है आपका अरेंज द फॉलोइंग पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सुना आपने इन सब पासेस के बारे में बहुत होगा, पर आपको इनको अरेंज करना था, तो थोड़ा सा आपका यहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज टेस्ट हो रही थी। रोहतांग पास कुल्लू में है, शिपकीला किन्नौर में है, रोहतांग आप लाहौल स्पीति में भी कंसिडर करते हैं क्योंकि पिछली बार लाहौल स्पीति कंसिडर किया था। शिपकीला आपका किन्नौर में है, बारालाचा आपका लाहौल स्पीति में, साच पास आपका चंबा में है। तो साच पास से आप शुरू करेंगे क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट बोला है, तो साच सबसे पहले आना चाहिए था आपका। तो 4 जो है वो आपका पहला चॉइस रहेगी, तो बी और डी आपके इस कंडीशन में कट जाते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है कि जो शिपकीला है वो ईस्टर्न साइड पे है, सबसे जो आगे दिखेगा किन्नौर की तरफ को है, तो इसलिए 2 जो है वो आपका लास्ट में जाना चाहिए। तो 2 लास्ट में जाएगा, तो मतलब कि ये तय हो गया कि लास्ट में 2 रहेगा, तो फिर भी हम आंसर तक नहीं पहुंचते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, तो 4 और फिर रोहतांग पास पहले आता है ना कि बारालाचा, तो सही सीक्वेंस बनती है आपकी 4 1 3 2, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होता है। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको इनके पासेस के बारे में पता नहीं तो थोड़ी सी बुक खोल करके इनको रिवाइज कर लेना। 33 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो
किस कैटेगरी में यूनेस्को के पास लिस्टेड है, तो वो है आपका नेचुरल बर्ड हेरिटेज साइट के तौर पर, ऑप्शन सी। 34वां सवाल आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है। देखिए, सारचू लाहौल स्पीति में, शिलारू शिमला में, निचार किन्नौर में है, पर ये खांदरला जो है वो आपका ये शिमला में है, ना कि लाहौल स्पीति में, इसलिए ए करेक्ट आंसर है। 35वां सवाल आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द पतलीकुल रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पतलीकुल रिवर जो है वो आपको आपकी जो ट्रिब्यूटरी है एक तरह से, वो है आपकी क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसका सही आंसर है ब्यास की है ये। तो कुल्लू में आपको ये ब्यास रिवर जो है इसका महत्व देखने, कुल्लू में जो है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वैसे तो पूरे हिमाचल में ही है, पर कुल्लू में इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। तो आपने देखा होगा कि पीछे 2023 में काफ़ी हैवी फ्लड भी आपको देखने को मिले थे। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा जाता है कि हु वॉज द क्राफ्ट्समैन ऑफ द लक्षणा देवी, महिषासुरमर्दिनी, शक्ति देवी, गणेशा और नंदीज लार्ज इमेजेस ऑफ टेम्पल एट ब्रह्मौर, छतराड़ी, चंबा। तो इनका नाम था गुग्गा, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द डिसेंडेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने जो सेटअप किया था वो था आपका ऑप्शन ए धामी। 37 का ए होगा। 38 नंबर सवाल आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट तुगलक रूलर टू असर्ट कंट्रोल ओवर कांगड़ा हिल्स वाज। तो इसका सही आंसर है 38 का आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा जाता है कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त ने हिमाचल के रूलर को किस नाम से मेंशन किया है, किस कैटेगरी में रखा है। तो प्रत्यांश से इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा जाता है कि विच वॉज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ कुल्लू राजास फ्रॉम वेयर दे रूल फॉर सेवरल जनरेशन। तो ये जगत सुख, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा जाता है कि 1848 में हु सप्रेस द रिवेलियन ऑफ बजीर ऑफ नूरपुर एंड देन प्रमोद चंद एंड राजास ऑफ जसपान एंड दातरपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेजर लॉरेंस। 42वां सवाल आपसे पूछा जाता है कि किस ब्रिटिश ऑफिसर ने की रोल प्ले किया कांगड़ा फोर्ट को जीतने में 1846 में। तो वो भी थे मेजर लॉरेंस, ऑप्शन बी। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि हु वाज ऑर्डर्ड बाय शेरशाह सूरी टू कैप्चर नागरकोट। तो इसका जो सही आंसर है आपका 43 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए, ख्वास खान। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि द रिनाउंड बैटल ऑफ ढलोग वाज फॉट बिटवीन राजा जगत सिंह एंड बलभद्र, ऑप्शन सी, सॉरी जनार्दन। डी 44 का आपका डी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ चंबा यूज द सिंह सरनेम। तो ये था आपका गणेश वर्मन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 45 का। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ चंबा हैड क्लोज रिलेशन विद द कांगड़ा रूलर्स। तो इसका सही आंसर है आपका प्रताप सिंह बर्मन। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि एंशियंट टेम्पल्स नियर बिलासपुर दैट इज़ नाउ सबमर्ज्ड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम इज़। ये क्वेश्चन गलत बन चुका है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मतलब ये इसमें ना देखिए मैंने रंगनाथ टेम्पल, या तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सराउंडिंग से उनकी उठाता हूँ, हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब एक ट्रिकी सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की थी, तो इसलिए इसमें जो है वो मार्कंडे की जगह रंगनाथ होना चाहिए था या कोई और मंदिर, क्योंकि लगभग 40 के करीब मंदिर यहाँ पर डूबे थे उस टाइम पे, तो ये गलत हो गया है। बाकी आप इसको ज़रूर पढ़ लेना कौन कौन से टेम्पल डूबे। क्वेश्चन नंबर 48 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बजीरी ऑफ कुल्लू सिचुएटेड बिटवीन पार्वती एंड सैंजनाला। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर है आप बजीरी रूपी, ऑप्शन डी होना चाहिए 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हॉट स्प्रिंग ऑफ मणिकर्ण एंड मणिकर्ण आर जियोलॉजिकली एसोसिएटेड विथ। तो ये टेक्टोनिक एक्टिविटी अलॉन्ग फॉल्टिंग लाइन्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। फिर उसके बाद पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो रावी रिवर पर है, तो रावी पर नहीं है, दूसरी गलत हो जाता है। सिम्बलपाड़ा जो है वो आपका सिरमौर में है, ये ठीक है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को जो है वो यूनेस्को साइट का दर्जा मिला है 2014 में, ये भी बिल्कुल सही है आपका।
तो अब आपने पहचानना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसमें जो है वो आपकी सेकंड इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होता है 1, 3, 4। देखिए क्वेश्चन लेंथी लग रहा है पर आसान है। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा जाता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज टनल्स प्रोवाइड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। तो ये है शिंकुला टनल, बहुत चर्चा में रहता है। एचएस में 2 बार यहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं। एक तो कि इसकी लेंथ कितनी है और दूसरा ये कि ये कब मुकम्मल होगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे फिर से वही मतलब आसान क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी लगानी है। इस तरह से क्वेश्चन डालने का पर्पज़ ये होता है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट आ जाते हैं, तो इससे जो है वो बहुत सारी चीज़ें एक ही मतलब एक ही तीर से आप मल्टीपल निशाने साध सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज ए पार्ट सी स्टेट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विधानसभा, मर्जर ऑफ बिलासपुर विद हिमाचल प्रदेश, अटेनमेंट ऑफ फुल स्टेटहुड। तो 25 जनवरी 1971 1954 विधानसभा कब बनी। तो विधानसभा आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में 1950 के आसपास 51 में। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पार्ट सी, तो पार्ट सी जो बना था वो आपका 1956 के आसपास की बात है। तो इसमें जो सही सीक्वेंस आपकी बननी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग, वो पहले आपका ऑप्शन 2 नंबर, उसके बाद 52 का जो आपका सही आंसर है आना चाहिए था पहले, जैसे पार्ट सी बना पहले, फिर उसके बाद विधानसभा बनी, तो 1, 2 एंड बिलासपुर का मर्ज हुआ और 4 जो है वो सबसे लास्ट में रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछा जाता है कि विच ग्लेशियर इज सोर्स ऑफ द बसपा रिवर। तो बसपा रिवर का जो सोर्स है वो है बसपा बमक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फुलैच कहाँ पर मनाया जाता है। तो फुलैच जो है वो किन्नौर का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। 55 नंबर सवाल आपसे पूछा जाता है कि विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज क्लोजेस्ट टू द शिमला। तो इसका सही आंसर चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दारंग घाटी बहुत दूर है, सिंबलवाड़ा सिरमौर में, कालाटोप चंबा में। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कौन सी लेक जो है वो डोडरा क्वार और सांगला के बीच में आती है। तो वो है आपकी ब्रडॉन्सर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि विच टाउन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वो है। तो इसका सही आंसर है आपका 57 का ऑप्शन डी सुंदरनगर। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज़ लोकेटेड नियर द समिट ऑफ बारालाचा पास। तो बारालाचा पास के पास जो है वो आपकी है ऑप्शन 58 का ऑप्शन बी सूरजताल। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि ऊना कब हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना। तो ऊना बना था आपका पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर। 59 का होगा आपका ऑप्शन बी। 60 क्वेश्चन है कि विच पास लाइज ऑन मनाली ले हाईवे एंड इज एसोसिएटेड विद सूरजताल। तो मनाली ले हाईवे पर कौन सा पास है, वो है आपका रोहतांग बारालाचा पास, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 60 का। नेक्स्ट आपका मैथमेटिक्स का है। देखिए मैथमेटिक्स में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी वो इसमें पूछा हुआ है आपसे कि HCF LCM ऑफ 2 नंबर्स। और इसमें सिर्फ एक मिस्टेक क्या है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि पहले LCM HCF जो है वो कभी भी LCM से बड़ा नहीं होता है, तो इसलिए LCM जो वो 84 होगा और HCF जो वो 21 होगा। अब इसमें पूछा हो कि रेशो है 1:4 का, तो उसमें से बड़ी संख्या क्या है। तो रेशो 1:4 का है, मतलब कि नंबर अगर आप मान के चलिए 21 और 84, तो अगर आप 21 को 1 से गुणा करेंगे तो वो 21 ही आएगा, और 21 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। इसलिए सही आंसर आपका सी होना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें बहुत ही अच्छा और आसान सवाल है कि विच 1/3 ऑफ द बॉयज़। इसमें सीधी सी बात ये समझो कि 300 कुल 300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया पूरे जो भी प्रोग्राम चला हुआ था। 300 में से 100 जो थे वो लड़के हैं, 100 लड़के तो मतलब 200 लड़कियां हैं। तो इसमें क्या है, इन्होंने बोला कि 1/3 बॉयज़ है, तो 1/3 मतलब 100 है, तो उसका मतलब कि जो पीछे 66% बचे, तो मतलब पूरे जो बॉयज़ है वो 300 है।
फिर उसमें से बोला 1/2, तो 1/2 का मतलब हो गया कि 200, हाफ हो गया 200, तो फुल हुआ 400, तो 300 + 400 कितने हो गए 700, तो इसलिए इसका आंसर भी यही होता सी। इसको देखिए, इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने खुद ये किया था। ये देख पा रहे होंगे आप इसमें कि जैसे इसमें 300 पार्टिसिपेंट्स है कुल, जिसमें से 100 बॉयज़ है, तो 300 1/3 बोला है, 100 है, तो जो इसमें पूरे बॉयज़ होंगे वो हो गए आपके 300, 200, 400, तो 700 कुल होगा। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन थी जिसमें आपको साइन चेंज करने थे, अगर उसमें बोर्ड मास आप अप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनता। कैसे बनता, यहाँ पे देखिए 171 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बन करके आ जाएगा 57 और माइनस को आपने इंटरचेंज करना है मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पर जो माइनस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 57 × 16 हो जाएगा। फिर प्लस आपने 72 और माइनस 412, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 984 जो 912 बनेगा। फिर उसमें जब आप 72 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 984, और 984 में से जब 412 घटाएंगे तो आपको जो डिज़ायरेबल रिजल्ट है वो मिल जाता है 572, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस पे था, यानी कि आपने कंप्लीट करना था। तो पहले 11 से 36 से आगे आपने बताना था कि कौन सी डिजिट आएगी। पैटर्न देखिए, 11 और 36 के बीच में 25 का फ़र्क है, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ से आगे जो है वो 6 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 36 + 36 आपका 72 होना चाहिए था यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो 72 है। तो जिस ऑप्शन में 72 है वो आपका सही आंसर बनता है। इनके बीच में आप पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9 इन सब के जो है वो वर्ग लगे हुए हैं, तो ये पैटर्न यहाँ पर था। फिर आपसे जो है वो यहीं पर जो आपका कोडिंग के एक तरह सा, तो FARM इसको कोड किए हुए HDTP EGGS XGJIV। अब देखिए यहाँ पर F से H यानी कि FGH एक छोड़ करके H है, वैसे ही A से D यानी कि BC दो छोड़ करके, फिर उसके बाद R का T RPQR S एक छोड़ करके T, M से P MNO दो छोड़ करके, तो उसी तरह से फूड का एक छोड़ना है आपने, F के बाद FGH आना था, O के बाद आपने दो छोड़ने थे तो PQR आएगा, O के बाद फिर आपने एक छोड़ना है PQ आएगा और G, तो इसका सही आंसर ये बनता HRQG। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पूछा हुआ रिलेशन पे, आपका रिलेशन पे, और जब ऐसे सवाल आते हैं तो इस जगह पे ना बहुत सिंपल और टेक्निकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, खुद को रखना है, खुद को इस सिचुएशन में रखना है और देखना है, तुरंत आंसर मिल जाता है। पॉइंटिंग टू अ मैन रॉकी सेड ही इज़ फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ, हाउ रॉकी इज रिलेटेड टू दैट मैन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही इज़ द फादर ऑफ द डॉटर, वो मेरी जो बहू है उसके उसकी बेटी का बाप है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो वो जो बोल रहा है कि वो जो रॉकी है वो उससे कैसे संबंधित है, तो क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं आप, इसमें बोल क्या रहा है, ही इज़ द फादर ऑफ द डॉटर, वह मेरी जो बहू है उसकी जो बेटी है उसका बाप है, तो इसलिए जो है वो रॉकी है वो उस मैन से कैसे संबंधित है, तो फादर उसका बाप है ना, तभी उसकी वो बहू बनी आगे। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर आपने नंबर फाइंड करना था 232, 221, 199, फिर आगे क्या आएगा। ध्यान से देखिए इस पैटर्न को, 232 से 221 11 घटे, 11 से फिर आगे 22 घटे, 199, तो 22 के बाद 33 कम होने थे, 33 जब आप कम करेंगे तो ये 166 आएगा, फिर आगे 33 के बाद 44, फिर और 44 के बाद आगे ये 55 कम हुए। इस सीक्वेंस को आप लगा करके देखिए, आंसर निकल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपका टेम्परामेंट भी टेस्ट हुआ होगा क्योंकि इसमें आपको पूरा टाइम देना पड़ना था। यहाँ पे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था इनको। यहाँ पर देखिए आप APPP सब में आपको देखने को मिलेगा, पर सबसे पहली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर A है तो 5 पहले पे आएगा। उसके बाद देखेंगे आप तो APR
APR RR तक यहाँ पर, फिर उसके बाद 5 के बाद आएगा आपका 4। उसके बाद देखिए आप आगे एक चीज़ तो आपको तय हो चुकी है कि जो आपका 3 है वो सबसे लास्ट में आएगा, इसलिए इस सिचुएशन में आपका ऑप्शन सी प्रिवेल करेगा और यही सही आंसर होगा। फिर आपने जो है वो ऑड वन, मतलब कि इसमें एक वर्ड फिट करना है। जैसे बेकेंट एम्पटी से जुड़ा है, वैसे इनॉर्मस जो है वो किससे जुड़ा है? बेकेंट का मतलब खाली, तो एम्पटी भी खाली होता है। इनॉर्मस होता है विशाल, विशाल का है, तो यहाँ पर एक ही शब्द है ह्यूज जो इसको सिग्निफाई कर रहा है, इसलिए यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, पर इसमें ये निकल रहा है आपका, जैसे जे और एल के बीच में डिफरेंस लेंगे आप तो सब में जो है वो बी सी डी के बीच में ये डिफरेंस इक्वल आएगा, जबकि ए में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो सही आंसर है इसका, इसको भी वही तरीके से आप सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो सही पैटर्न निकल करके आता है वो है आपका ऑप्शन ए, इसके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता है। जैसे ये यहाँ पर मैंने इनको किया था, तो पहले मैंने इस तरीके से इसको किया क्वेश्चन नंबर 17 को, पर ये फिट नहीं बैठा। फिर ये देख पा रहे होंगे ये जी जे जे एल फिर ई एच एच के इनके बीच में डिफरेंस निकाला, तो ये जो बी सी डी है इनके बीच में इक्वल डिफरेंस आया, जबकि ये में नहीं आया, इसलिए ये सही आंसर है आपका। इनको देखिए, के और एल के बीच में +1 का फ़र्क है, एल और आई के बीच में -3, आई और ओ के बीच में +6, जबकि आर एस के बीच में +1, एस पी के बीच में -3 और पी टी के बीच में +4 है। तो इसमें पूरे पैटर्न को आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑप्शन बी इसमें फिट नहीं बैठता है। आपसे यहाँ पर क्या पूछा था आपसे, बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन में, कि 2000 जो आपका 20 है उसमें जो है वो आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूछा है कि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा। यहाँ पर सीधे देखिए, इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं हम तुरंत सीधा एक जोड़ देते हैं कि वो बुधवार था तो वीरवार आएगा, बी पे टिक किया चलो, पर ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये इसलिए ही डाला था क्योंकि 2020 जो है वो आपका लीप ईयर होता है, तो एक दिन बढ़ जाता है। जब एक दिन बढ़ जाता है तो ओवरऑल भी एक दिन बढ़ जाएगा, इसलिए दिन आता शुक्रवार, इसलिए इसका सही आंसर होता 72 का सी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपका, इसको ऑर्डर में लगाएंगे आप तो इसका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन सी। मैं इसको दिखा भी देता हूँ, मैंने खुद किया। क्वेश्चन नंबर जो 73 है वो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें पूछा हुआ था कि ओ और ए के बीच में कौन है, तो वो है आपका ई, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक रो में, लड़कियों की रो में संगीता जो है वो राइट साइड से 8वें नंबर पे, कमला 20वें नंबर पे है लेफ़्ट साइड से। जब उनकी पोजीशन इंटरचेंज की जाती है तो कमला जो है वो 32वें नंबर पर चली जाती है लेफ़्ट साइड से। तो आपने बताना है कि संगीता की क्या पोजीशन होगी राइट साइड से। अब जब हम 20 और 32 इनके बीच में डिफरेंस देख रहे हैं तो ये 12 का आ रहा है, तो आप देखेंगे कि 8 में जब 12 जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 20, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। वैलेंटाइन अगेन कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2021। कैसे हैं वो वही आप कैलकुलेट करेंगे इसको, तो आप देखेंगे, क्योंकि पहले तो आपको देखना होता है कि कितने ऑड डेज आ रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना होता है। तो जैसे एक नॉर्मल ईयर होता है उसमें आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, जबकि कोई जैसे लीप ईयर आता है तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो इनको जब सबको जोड़ेंगे तो ये जो 2021 में सेम डे जो है वो वैलेंटाइन आएगा। बोल्ड को ऐसे लिखा जाता है, डेट को ऐसे लिखा जाता है, तो लीड को कैसे लिखेंगे आप ध्यान देंगे। एल बोल्ड में एल मिल जाएगा आपको, ई जो है वो आपका डेट में मिल जाएगा, ए आपका डेट में मिल जाएगा, डी आपको डेट में मिल जाएगा। तो इन्होंने एल के लिए कोडिंग की है 9, ई के लिए कोडिंग की है इन्होंने 3, तो 93 एक ही में ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होता। 20 आदमी एक दीवार को 6 दिन में बनाते हैं, तो बट लेंथ ऑफ अ सिमिलर वॉल कैन बी बिल्ट बाय 35 आदमी 3 दिन। तो 56 मीटर की ही दीवार बनानी है, तो मतलब बट लेंथ मतलब कितनी दीवार जो है वो 35 बंदे 3 दिन में बना पाएंगे, कितने मीटर की, ये सवाल आपसे पूछा हुआ है। तो इसमें जो फार्मूला लगता है वो थोड़ा सा इनकी वर्क एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग लगता है। मैंने जो किया है मैं आपको दिखा देता हूँ साथ में ही।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें 36 मीटर बॉल है आपकी, और ये 35 और 20 जो है वो ये मैन ने डेज जो है वो 3/6 इन्होंने जो लिए थे। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका टोटल निकल करके आएगा 49। 78 फिर कोडिंग पे था और रिलेशन पे था और मिनट की सुई पे। तो ये थोड़े से कुछ। तो नेक्स्ट जो है वो इसमें जैसे ये गोल्ड की कोडिंग हुई है IQNF, सिल्क की कोडिंग कैसे होगी? तो गोल्ड आई यानी कि H1 छोड़ करके S के बाद आता है आपका TU, तो U आएगा आपका। फिर गोल्ड है तो O के बाद Q है, PQ एक छोड़ करके, तो I के बाद आएगा आपका JK आएगा। तो K सिर्फ आपका 2 ऑप्शन में है, A और B में से होगा। L के लिए कोड किया इन्होंने N, तो MN एक छोड़ करके, तो L के बाद N ही आएगा, तो इसलिए सही आंसर इसका ऑप्शन A होगा। 79 वही अगेन रिलेशन पे है कि एक बॉय जो है वो पॉइंटिंग टू अ बॉय, मीना सेट, ये जो है वो क्या है, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। मीना क्या बोलती है कि ये जो है वो मेरी ओनली डॉटर ऑफ मेरी माता की इकलौती बेटी का बेटा है। तो वो किस तरह से लड़का उससे रिलेटेड है, बॉय पूछा हुआ है ना कि मीना, तो बॉय जो है वो उसका बेटा लगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द एंगल इन डिग्री बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन द टाइम इट शोज इज़ 520। तो इसमें जो H जो थोड़ा सा इसमें फार्मूला बेस्ड है, ये एक बार आप देख लेना। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 40 डिग्री निकल करके आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कंप्यूटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन फेज, तो इसमें जो कोड है वो नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टोर और हैंडल नहीं करता डेटा को, ये अलग से डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है, तो वो है आपका क्रोम। क्रोम आपको पता है एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो एग्जांपल नहीं है ऑडियो फाइल फॉर्मेट का, तो MPEG जो है ये वीडियो का फॉर्मेट है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। डी मॉड्यूलेशन इसका रिवर्स है, यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, तो सेल्फ रेप्लिकेट करने वाला जो प्रोग्राम है उसको वॉर्म बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है कि कंसिडर द फॉलोइंग कंसिडर द सिक्योरिटी कार्ड्स ऑफ द होटल रूम्स टू गेन एक्सेस टू रूम्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइस इज यूज टू फॉर दिस पर्पज़, तो उसमें होता है आपका मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जाता है कि द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स ऑन विच द यूज़र इज़ करंटली वर्किंग आर स्टोर्ड इन विच मेमोरी, तो वो रैम में जाते हैं। ऑप्शन बी, और इसको वोलेटाइल मेमोरी भी है वो बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, तो बिट और बाइट में कन्फ्यूजन हुई होगी आपको, पर इसका सही आंसर है बिट। ऑप्शन ए, एक बिट जो एक निबल होता है उसमें 4 बिट होते हैं और बाइट में वही 8 होते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा एग्जांपल नहीं है इंटरनेट सर्च इंजन का, तो याहू जो है वो इंटरनेट सर्च इंजन आपका नहीं है। पूछा है कि इंटरनेट सर्च इंजन है, तो ये वो है याहू आपका, ऑप्शन बी। बाकी तो आपको बताया लिनक्स वगैरह, MS एक्सेल जो है वो अलग चीज़ें सब। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज अलाउज अ यूज़र टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन इंटरनेट, तो ये है टेलनेट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। HTTPS में S किसके लिए यूज होता है, वो होता है सिक्योर, ऑप्शन बी के लिए। नेक्स्ट है URL का क्या अर्थ होता है वेबसाइट पर। URL होता है आपका इट इज़ अ लोकेशन ऑफ अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। FTP की फुल फॉर्म क्या है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो फुल फॉर्म है उस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं।
फिर से पूछा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज़ प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स, तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिज़ाइनर कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, तो ऑपरेशन को कंट्रोल करता है आपका 96 का होगा डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम इनटू, कंपाइलर आपका कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में। ऑप्शन सी, फुल फॉर्म ऑफ HTML, तो HTML की फुल फॉर्म है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन ए। BIOS की फुल फॉर्म, तो इसका भी ए ही होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BGA की फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो बाकी मैंने थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश की है ताकि जल्दी इसको ख़त्म कर पाएँ। जिन लोगों ने नहीं दिया है और टाइम नहीं है, जिनको लगता है कि मेरे पास अभी मुझे कुछ और रिवीजन करना है या थोड़ा और, तो उसको वो ऐसे भी ऑडियो के तौर पर सुन सकते हैं, तो आपको थोड़ी ज़रूर हेल्प मिलेगी इससे। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।